A very warm welcome to all of you. And today we are going to start with the new session on Indian constitutional polity, and that is all about the making of Constitution of India. भारत के संविधान के बनने की कहानी from the very zero level will be started. सबसे पहले समझिए कॉन्स्टिट्यूशन चीज क्या है. कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से बना है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूट यानी क्या क्या है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है सरकार को. सरकार किस किस चीज से मिलकर बनती है. दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू गवर्नमेंट. व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट क्या है, कौन समझाता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. पर सिर्फ सरकार क्या है यही नहीं, कई फैसले कई सवालों के जवाब देता है भारत का संविधान. क्या है भारत, इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनाइटेड स्टेट्स. कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 4. कौन है भारतीय, कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, हु आर सिटीजंस ऑफ इंडिया. ठीक है. थर्ड, क्या है इनके मूल अधिकार, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में. इसी पार्ट 3 है ये, फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. इसको ये भी कह सकते हैं क्या सरकार नहीं कर सकती, व्हाट मिनिमम हैज टू बी देयर विद द पीपल. ठीक है. और क्या सरकार नहीं कर सकती, कहा दिया पार्ट 3. क्या सरकार को करना है पार्ट 4. क्या लोगों को करना है पार्ट 4A. क्या है सेंटर में गवर्नमेंट पार्ट 5. क्या है स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट पार्ट 6. तो इस तरह से सरकार क्या है, कैसे काम करेगी, सब जवाब एक जगह है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये है भारत का संविधान. इसके बनने की कहानी हम कर रहे हैं. अपने पिछले वीकेंड में, पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, ऑल द एक्ट्स बाय व्हिच सो मेनी बॉडीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर फॉर्म्ड. ठीक है जी. आज हम एग्जैक्टली ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास और उसके फैक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं. I would like to share my screen with you people so that I can explain the things in a better way. Here I go. ये देखिए. Here we go. Demand for a Constituent Assembly. समझिए. पहले तो संविधान सभा की कहानी सुनाऊंगा आपको. क्या है संविधान सभा, ये देखिए. ये देखिए जी. 1934 में क्या हुआ ऐसा. आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन वेल. क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप, क्लियर है आपको. डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहानी पहले आपको बताऊंगा. पूछिए, कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता है अगर तो पूछ सकता है. एनी क्वेश्चन. चलो मैं आगे. अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक बड़े गद्दार नेता, ठीक है, जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी लेकर आए थे, और ये वो हैं जिन्होंने पार्टी लेस डेमोक्रेसी का आइडिया भी दिया था. वो थे एम.एन. रॉय. एम.एन. रॉय जो थे, उन्होंने पहली बार 1934 में एक आइडिया पुट फॉरवर्ड किया, सबके सामने रखा फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कि भारत का संविधान भारतीय लोग लिखेंगे. समझ में आया. और उनकी एक सभा बनाएंगे और भारतीय लोग चुनेंगे कि ये हमारे नेता हैं, ये लोग हमारे लिए संविधान लिखेंगे. कौन थे एम.एन. रॉय? ही वाज अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. ठीक है. ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है कम्युनिस्ट मूवमेंट. फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ये डिमांड ऑफिशियली किसके सामने रखी, ब्रिटिशर्स के सामने रखी, पर ये मानी गई थी पार्शियली 1940 में, पूरी तरह से नहीं. एक चीज है जिसे हम कहते हैं ऑगस्ट ऑफर. अगस्त के महीने में, ऑगस्ट ऑफर 1940, ब्रिटिशर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस वर्किंग इन द आर्मी के फुलर सपोर्ट के लिए ये ऑफर दी थी अगस्त के महीने में 1940 में कि आप लोग हमें सपोर्ट करो, बदले में वार के बाद हम क्या करेंगे, तुम ही लोगों के बीच में से कुछ नेता चुनेंगे और तुम लोग अपना संविधान खुद लिख लेना. पहले बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब पास हुआ तो कहा गया हर 10 साल के बाद नया अमेंडमेंट क्या आना चाहिए वो बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज आनी चाहिए वो बताएंगे.
इसके लिए बनी थी साइमन कमीशन। क्या बना? साइमन कमीशन। मगर हमने साइमन कमीशन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि इट इज एन ऑल वाइट कमीशन। ये तो ऑल वाइट कमीशन है, इसमें भारतीय कोई है नहीं, तो हम इसको नहीं मानेंगे, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। मगर फिर भी साइमन कमीशन अपना काम करता रहा। ओके, तो लाला लाजपत राय को भी लाठी चार्ज में लाठियां लगी और उनकी डेथ भी हुई थी। क्लियर? तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइमन कमीशन। उसके आधार पर पास हुआ क्या पास हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इसलिए वो था कॉन्स्टिट्यूशन, मगर हमने उसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। हमने कहा हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। ये थी 1935 में जो कांग्रेस ने कहा we want ourselves to make the constitution of India. क्लियर? तो ऑफिशियल डिमांड रेज कर दी गई कि एक असेंबली होनी चाहिए, वो लिखी कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, फिर 1938 में क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ पर क्या डिक्लेयर किया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। क्लियर? याद रखना, पहले आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उसको हमने किया रिजेक्ट और हमने कहा हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। 1938 में ये लाइन कही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर हुआ क्या? अब अगस्त ऑफर की कहानी आपके सामने है। अगस्त ऑफर 1940, ठीक है। फाइनली ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को। क्लियर? लेकिन हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इन प्रिंसिपल डिमांड एक्सेप्ट कर दी ब्रिटिशर्स ने। और 1942 में सर स्टेफन क्रिप्स प्रपोजल्स लेकर भारत पहुंचे। He was a member of British cabinet. He came to India with his proposals. Therefore, they are called Cripps proposals. कि कैसे बने of the British government on the framing of the independent constitution to be adopted after World War II. कहते हम वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद, याद रहे 1939 से 1945 तक चली वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1914 से 1914 से 1918 तक चली थी वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएनओ बना, जो अभी चल रहा है। ओके, और अंग्रेजों ने क्रिप्स प्रपोजल में कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाने के बाद हम बना देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। महात्मा गांधी ने इसको नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक, कि ये एक बैंक है जो क्रैश हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट खत्म हो रहा है और वो अपना पीडीसी जारी कर रहा है, बाद में देंगे, आज बताओ क्या करोगे। वो कहते अभी वार लगी हुई है, अब हम तुम्हारे बारे में सोच सकते, पहले हमने वार जीत ली है। क्लियर? तो क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग which wanted India to be divided into 2 autonomous states with 2 separate constituent assemblies. Finally, okay, मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस ने भी दोनों रिजेक्ट किया था। और फिर फाइनली कैबिनेट मिशन इंडिया आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन आजादी, कैबिनेट मिशन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद आया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये अच्छा मिशन था, सक्सेसफुल था। इन्होंने कहा हम फुल आजादी आपको दे देंगे, कोई गोल गोल बात नहीं। तो इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए। 10 लाख के पीछे एक आदमी चुना गया। 10 लाख की पॉपुलेशन, 1 मिलियन की पॉपुलेशन के पीछे 1 मेंबर चुना गया और बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी, वॉज सेंट टू इंडिया 1946 की बात। सेंट टू इंडिया वाली बात जो है ये कब आया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, while it rejected the idea of 2 constituent assemblies, उन्होंने कहा 2 constituent assemblies नहीं होगी, एक ही बनेगी। मगर बाद में जो एक constituent assembly बनी उसमें मुस्लिम लीग के नेता कम थे, इसलिए उन्होंने बॉयकॉट किया।
और फिर उन्होंने टू नेशन थ्योरी देकर कहा कि पाकिस्तान अलग करो, पाकिस्तान अलग मुल्क होगा, और हिंदू मुस्लिम्स में दंगे हुए। फिर ब्रिटिशर्स को मानना पड़ा, ओके टू नेशंस। माउंटबेटन प्लान आया, कैंप मिशन प्लान के बाद अगले साल 47 में आया माउंटबेटन प्लान, उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया। क्लियर? ओके फाइन। कैबिनेट मिशन प्लान ने बंटवारे की बात नहीं की थी और यूनाइट करने की कोशिश की थी, कांग्रेस को भी मुस्लिम लीग को भी। ठीक है जी। Was Central India while it rejected the idea of two constituent assemblies and it put forth a scheme for the constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League. Clear? और यहाँ पर मुस्लिम लीग काफी हद तक सेटिस्फाई हो गई थी, लेकिन जब इलेक्शन हारे तब आंखें खुल गई कि ये भारतीय लोग हैं, ये तो धर्म के आधार पर वोटिंग करते हैं। सभी हिंदुओं ने चक्के कांग्रेस को वोट कर दिया और सिर्फ मुस्लिम्स ने ही मुस्लिम लीग को वोट किया, यानी हम तो माइनॉरिटी है, यानी हम तो हमेशा ही कभी भी हम सत्ताधारी पक्ष नहीं बन पाएंगे। एक बार आज हमारे अच्छे रिलेशन है ब्रिटिशर्स के साथ, कांग्रेस से बेटर रिलेशन मुस्लिम लीग के थे ब्रिटिशर्स के साथ। एक बार हम चाहे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने में कामयाब हो भी गए, ठीक है, अगली बार इलेक्शंस होगा और फिर वही होना है, धर्म के आधार पर उन्हें वोट डाल देनी है लोगों ने, और उसके बाद कभी भी फिर मुस्लिम लीग का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इस कारण से अभी अलग मुल्क बनवा लो अगर मुस्लिम लीग के नेताओं ने राज करना है, और सबको भड़काया और हिंदू मुस्लिम दंगों को शुरू करवाया। ये थी पाकिस्तान के बनने की कहानी। भारत के ईस्ट में वेस्ट में दोनों जगह मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, तो दो पाकिस्तान बन गए, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। समझ में आया? और आगे चलते हैं। और इसकी अगली चीज जो आपके सामने आ रही है वो है क्या? कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्री में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। ठीक है जी, समझो। कब बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? आंसर इज नवंबर 1940। पहली मीटिंग कब हुई? 1 दिसंबर 1940। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बनी नवंबर में थी, पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी। क्लियर? जब पहले बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उसमें मेंबर्स कितने थे? 389। अभी तक मुस्लिम लीग वाले बाहर नहीं हुए, जब तक बाहर नहीं हुए तब थे 389, जिसमें 296 सीट्स जो थी वर फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स वर फॉर प्रिंसली स्टेट्स। जवाब दीजिए, क्या फर्क है ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में? कौन जवाब देगा? ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब देंगे। कम ऑन स्टूडेंट्स, शगुन जवाब देगी। शगुन, ख्वाहिश, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स? करवाया था मैंने। So British India were the provinces and the princely states were the ones that had princes and other rulers. And who was ruling British India? Viceroy or Governor of India? The Governor General of India. Governor General of India. And who was ruling princely states? Viceroy. Who was the first Viceroy of India? Who was the first Viceroy of India? Lord Canning. First Viceroy was Lord Canning. Who was the first Governor General of India? Warren Hastings. Bentinck. Lord William Bentinck. और किस साल में, in which year, by which act he became Governor General of India? Lord William Bentinck became Governor General by which act? 17? गलत जवाब। Wrong answer. By which act William Bentinck became Governor General of India? जवाब दे। Reply. 1733. And who was the first? The Charter Act of 1733. याद रख लो, 60 years के बाद, मैंने याद है 60 साल हो गए थे, बार बार बोलता हूँ, याद करने तरीका ये 1773 प्लस 1773 प्लस 60 यानी 1833 मैंने ऐसे याद किया हुआ है, क्योंकि जो रेगुलेटरी एक्ट आया पहला वो आया 1773 में,
हर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आया 1793, 1813 में 1833। जब 60 इयर्स पूरे हो गए थे तब पूरे भारत पे राज करने लग गए, ठीक है। और तब कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर बैन किसने लगाया? विलियम बेंटिक। मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया कौन है? वो भी विलियम बेंटिक है, ठीक है। और किस को हम डैश द गुड बोलते हैं? गवर्नर जनरल में सबसे अच्छा कौन था? डैश द गुड, लॉर्ड रिपन। किसके लिए जाना जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है लॉर्ड रिपन। और किसकी पॉलिसीज की वजह से हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857? करवाया था मैंने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेकर आया? माउंटबैटन। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, क्लियर। लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि जिस राजा का अपना कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है वो साम्राज्य किसका हो जाएगा? ब्रिटिश का। प्लीज रिवाइज करके आया करें, पिछली क्लास में करवाया उसको याद किया करें, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी, तो याद नहीं होगा। मैं फैक्चुअल चीजें बहुत करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल तो याद हो रहा है आपको, पर ना फैक्चुअली याद हो रहा है। इससे मतलब रिवीजन की कमी है। फैक्ट्स तो बार बार पढ़ने से ही याद होते हैं, लिख लिख के याद करने से ही याद होते हैं कौन सी ईयर में क्या हुआ, क्लियर। और फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ओके। और आगे चलते हैं। अब देखो, आउट ऑफ 296 सीट, ब्रिटिश इंडिया की जो 296 सीट्स थी उसमें allotted to the British India, 292 were drawn from 11 governors provinces. ये 11 प्रोविंस थी। मैंने बताया था 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म आया था, याद आ गया? तब मैंने बताया था कि 11 प्रोविंसेस वर देयर, ओके। और एंड 4 फ्रॉम 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, 1 फ्रॉम ईच, तो हो गया 296, क्लियर। मेन बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 296 थी ब्रिटिश इंडिया को और 93 थी रजवाड़ों के लिए, क्लियर। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन सीटें बांटी गई, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, चीफ कमिश्नर प्रोविंस तो सब में से एक एक आया, किस प्रोविंस को कितनी सीटें देनी है वो क्या था? इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। और मैंने अभी बताया 10 लाख के पीछे एक, यानी 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए 1 सीट, क्लियर है? करवा चुका ये पॉइंट पहले में, ठीक है। और आगे चलते हैं। ये देखो, ये देखिए, अब 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, धर्म के आधार पे जो सीटें बांटी गई वो कौन से धर्म थे? मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल यानी हिंदू सारे इसमें आ गए, ठीक है। और जनरल का मतलब है जो सिख नहीं है और मुस्लिम नहीं है, जैन, बुद्धिस्ट, सभी इसमें आ गए। इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ओके। जहां पर जितने जिस धर्म के लोग हैं उतने उस धर्म के, याद रखो 3 बोले मैंने। एक तो मैं जनरल को हिंदू बोल दूंगा, हिंदू, मुस्लिम और सिख। आज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि जो गलती सन 47 में हुई थी, क्या उस गलती को फिर से ठीक करने का समय आ गया है? सिखों से जो गलती हुई थी, क्या सिखों को अपनी वो गलती ठीक नहीं कर लेनी चाहिए? कहते हैं उनकी जो सोच है वो इस्लामिक है। पुर्जा पुर्जा कटमरे, समझ में आया? कि चाहे अपने टुकड़े टुकड़े हो जाएं पर किसी की रक्षा करने के लिए, ठीक है, आगे आते हैं सिख, समझ में आया? कि तो इस्लाम की यही सोच है। तो उनका कल्चर और हमारा कल्चर वही है, बल्कि हिंदुओं का डिफरेंट है। तो उनको पाकिस्तान में आना चाहिए था, और जो उनका ज्योग्राफिकल बेस है उसको भी पाकिस्तान बनाना चाहिए था, समझ में आया? यानी कि पंजाब को छीनने की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी आज की डेट में। हालांकि कल्चर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, भगवान राम के भी जो वो थे वंशज, जो पूर्वज थे, उनमें कितनी ऐसी कहानी, कबूतर की जान बचाने के लिए अपने टुकड़े करा दिए,
समझ में आया? ऐसी कहानियां हैं। तो हर धर्म में कल्चर वही है कि शरणार्थी को शरण देनी है और उसकी रक्षा के लिए खुद की जान भी कुर्बान करनी पड़ जाए तो कमजोर, जिसको कोई गलत करके खत्म करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई दुष्ट किसी सही इंसान को लेकिन कमजोर को अगर नष्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो आपकी शरण में आता है तो आपसे शरण दो। हमने दलाई लामा को शरण दी हुई है, चाइना से बचा रखा है। समझ में आया? तो एक रॉन्गफुल प्रोपागेंडा चल रहा है खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने के लिए। ओके, और इसको जोड़ा मैं इससे है, तब भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने सिखों को जनरल में कंसीडर नहीं किया था। समझ में आया? उन्होंने ये नहीं कहा था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में सीटें बांटेंगे, उन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम और सिख में सीटें बांटेंगे। और हिंदू ने हिंदू वर्ड नहीं यूज किया, जनरल वर्ड यूज किया था कि ये जनरल कैटेगरी है, यानी स्पेशल कैटेगरी कौन सी होगी? सिख और मुस्लिम। पॉइंट समझ में आया? दिस वाज डिवाइडेड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। और आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड, ठीक है, बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। समझो, जिसको आज हम विधानसभा कहते हैं तब उसको कहते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, एंड वोटिंग वाज टू बी by the method of proportional representation by means of single transferable vote। यानी जो बैलेट पेपर होगा उसमें जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे ए बी सी डी सबके नाम आ जाएंगे और उसके आगे बॉक्स होगा जिसमें आपको अपनी प्रेफरेंस फिलअप करनी होगी 1 2 3 4 कि माय वोट गोज टू सी एज फर्स्ट प्रेफरेंस बट ए इज माय सेकंड प्रेफरेंस। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कि अगर ये वाली वोट वैसे तो सी के खाते में है लेकिन अगर सी इलेक्शन हारेगा तो ये वोट बर्बाद नहीं होगी, ये यूज हो जाएगी ए के द्वारा। वो भी हारेगा तो थर्ड प्रेफरेंस वाला जो ई है ये वोट उसको मिल जाएगी। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, और फिर आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मींस सीट्स जो वोट है हर वोट की वैल्यू बराबर नहीं होगी। एक वोट की वैल्यू उतनी होगी जितनी की डालने वाले की स्टेट की पॉपुलेशन है। समझ में आया? जितनी ज्यादा जनसंख्या को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उतनी ज्यादा वैल्यू है आपकी वोट की। जैसे कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आज की डेट में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो थिकली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स है वहां के जो एमएलएज हैं उनकी वैल्यू ऑफ 1 वोट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दोज जहां पर लोग कम रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम है। जैसे नॉर्थ ईस्ट, वहां जंगल है, पेड़ है, लोग कम है। हिमाचल एरिया तो बहुत बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन कम है, तो वहां के एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कम है। पॉइंट समझ में आ गया? आप जितने ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, हर भारतीय बराबर, अगर आप इक्वल वैल्यू कर देंगे तो ये इंडियंस के साथ गलत होगा। समझ में आया? फिर तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज के इंडियंस की वैल्यू कम हो जाएगी और जो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनके इंडियंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हमें रखना पड़ता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बेस पॉइंट समझ में आ गया ना? और आगे चलते हैं। अगर हम वैल्यू ऑफ 1 वोट ऑफ एन एमएलए को इक्वल कर दे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऑल ओवर इंडिया तो होगा क्या? हिमाचल का एमएलए और यूपी के एमएलए की वोट की वैल्यू बराबर होगी। समझ में आया? तो इससे गलत क्या होगा? वहां पर इतने लाखों लोग मिलकर एक वोट बना रहे हैं, यहाँ पे हजारों, तो ये तो स्पार्सली पॉपुलेटेड जहां पॉपुलेशन कम है उनको ज्यादा वैल्यू मिल गई और डेंसली वोट वालों को कम वैल्यू मिल रही है, तो गलत हो जाएगा। हर इंडियन बराबर है। इंडियंस की वैल्यू ऑफ वोट को बराबर रखने के लिए, आम जनता की वैल्यू ऑफ वोट को बराबर रखने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की वैल्यू ऑफ वोट डिफर कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग मोर पॉपुलेशन इट मींस योर वैल्यू ऑफ 1 वोट इज मोर।
If you are representing lesser number of people in your constituency, then your value of vote is, अगर कम लोग हैं तो समझ में आ गया? चले आगे। इससे एमएलए की पावर कम नहीं होती है, उन्हें तो हमने इंडियंस का सोचना है, एमएलए का सोचना है, ये नहीं सोचना, क्योंकि वो जो वोटिंग कर रहे हैं एज इंडियन नहीं कर रहे हैं, वो एज एमएलए कर रहे हैं, और एज इंडियन भी वोट कर रहे हैं, वो एज इंडियन तो बराबर वोट कर रहे हैं। ओके, अगर मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता हूं मान लो एमएलए का, तो क्या मैं खुद भी वोट डालने जाऊंगा? क्या मैं खुद अपने आप को वोट करूंगा? यस, समझ में आ गया? नेक्स्ट और चलते हैं। फिर प्रिंसली स्टेट्स जो होती थी, यानी जो रजवाड़े होते थे, वहां से कौन आएगा? वो होगा नॉमिनेशन। कौन भेजेगा? राजा भेजेगा अपने किसी चाहते को। क्लियर? ओके, आज भी राज्यसभा में नॉमिनेशंस होती है। क्या लोकसभा में नॉमिनेशन होती है? आज की डेट में होती थी। 2 सीट्स वर नॉमिनेटेड फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, पर वो खत्म हो गई। कब खत्म हुई है कनिका? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लेटेस्ट अमेंडमेंट 104। ओके, नेक्स्ट और आगे चलते हैं। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, ये कैसे बनी? पार्टली इलेक्टेड, और ये वाला इलेक्शन जो है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, एंड पार्टली नॉमिनेटेड। क्लियर? क्योंकि प्रिंसली स्टेट से जो आ रहे थे वो नॉमिनेटेड थे। ओके, मोreover the members were to be indirectly elected by the members of provincial assemblies। ये आ गया वर्ड इनडायरेक्टली इलेक्टेड। क्या फर्क है डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में? इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब है आम आदमी वोट नहीं कर रहा, उसका नेता वोट कर रहा है। डायरेक्ट इलेक्शन में आम आदमी वोट करता है, ठीक है। Who themselves were elected on a limited franchise। देखो, were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies। provincial assemblies आज की डेट में हम इसे क्या कहते हैं? legislative assemblies। क्लियर? विधानसभा। Who themselves were elected on a limited franchise, यानी कि वो लिमिटेड, फ्रेंचाइज क्या है? जो वोट डालते हैं। लिमिटेड, नॉट एवरीबडी वाज गिवन वोटिंग राइट्स। प्रोविंस के अलग रूल्स थे, नॉट एवरीबडी एंजॉयड वोटिंग राइट्स। अब क्या है? नाउ इंडिया इज नॉट वर्किंग एज पर लिमिटेड फ्रेंचाइज, नाउ वी आर वर्किंग एज पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वन हु इज अडल्ट हैज वोटिंग राइट्स। समझ में आया? ओके, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, अब जो इलेक्शंस हुए थे वो कितनी सीटों के लिए हुए थे? इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर 296 टू, ये भाई बता दिया मैंने कैसे, ठीक है जी, वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त। ओके, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई 208 सीट्स, मुस्लिम लीग जीती 73 सीट्स। तो मेजॉरिटी में कौन आ गया? और वो भी 3 गुना, रफली ये 3 टाइम्स है। अगर हम देखें 208 और 73, ये कारण था हिंदू मुस्लिम दंगों का। बुरी तरह से हारी थी मुस्लिम लीग, ठीक है, मार्जिन बहुत ज्यादा था। एंड द स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स गॉट 15 सीट्स, जी कहते हैं निर्दलीय या स्मॉल पार्टीज, रीजनल पार्टीज। 93 सीट्स allotted to princely states were not filled as they decided to stay away from the convention। प्रिंसली स्टेट्स ने फैसला लिया कि हम बाहर रहेंगे। समझ में आया? तो इस कारण से, क्यों? वो अभी भारत के साथ साथ जुड़ने को तैयार नहीं थे, वो तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का सोच रहे थे। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का करिश्मा था कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, पूरे इंडिया में इतने छोटे छोटे क्षेत्र ना होने देंगे हम। समझ में आया? और इन सबको मिलाया इंडिया के अंदर। चले और आगे चलते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तब इनके प्लान यही थे, हम तो अलग मुल्क बनेंगे भारत के कॉर्पोरेशन में। और आगे चलते हैं। फिर डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे, ठीक है, और बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हुआ था। द असेंबली कंप्राइज मेंबर्स ऑफ ऑल सेक्शंस, लेकिन फिर भी सभी सेक्शंस के लोग थे। हिंदू सेक्शंस कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, Indian Christians, SC, ST, women of all these sections.
Assembly included all important personalities of India at that time with the exception of महात्मा गांधी. जीवित थे मगर फिर भी he was not a member of Congress Assembly. बाकी सभी important personalities इसकी मेंबर थी और सबसे important personality उसके महात्मा गांधी थे. मगर फिर भी महात्मा गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स से क्योंकि क्या ले चुके थे, विदाई ले चुके थे, रिटायरमेंट ले चुके थे, इस कारण से he chose not to contest the elections. और आगे पूछिए क्वेश्चन. सर वहाँ पे हिंदूज के अलग के लिखा था SC ST जो थे वो डिप्रेस्ड क्लासेस लीग पार्टी थी जो बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाई थी और वो कहते हैं हम अपने आप को हिंदुओं से करने को तैयार नहीं. समझ में आया? क्योंकि हिंदू धर्म में रह के हमें आज तक मिला क्या है. सो वी शुड बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट क्लास, डिप्रेस्ड क्लासेस. ठीक है जी, ओके. और जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें फैसला ले लिया गया था कि अब को अलग क्लास माना जाएगा. बट फिर तो मतलब मान गए थे ना शायद बी.आर. अम्बेडकर के, अब नहीं मान. वो इस बात को मान गए थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट ना दो चलेगा, जब देश आजाद होगा तब हमें रिजर्वेशन देना. और वो रिजर्वेशन आज भी जिंदा है. इस बात पॉइंट क्लियर. चले आगे. 10 साल की रिजर्वेशन दी गई थी लेकिन भारत की राजनीति ऐसी है, सिस्टम ऐसा है डेमोक्रेसी का, अब वो खत्म नहीं हो सकती. रिजर्वेशन रहेगी हमेशा रहेगी और इसके फायदे भी हैं. ठीक है जी. और आगे चलते हैं. नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं. पहली मीटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आया. 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे बिना किसी इलेक्शंस के बना दिया गया. इनको क्या ओल्डेस्ट मेंबर थे इसलिए बना दिया टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये दिस इज अ फ्रेंच प्रैक्टिस. इसका आइडिया कहां से आया कि ओल्डेस्ट मेंबर को बना दो? फ्रेंच प्रैक्टिस. चले आगे. और कितने लोगों ने पहली मीटिंग को अटेंड किया? 211. किस पॉलिटिकल पार्टी ने बॉयकॉट किया? मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द फर्स्ट मीटिंग. ठीक है जी. और किस चीज की डिमांड किया उन्होंने? हमें चाहिए सेपरेट स्टेट पाकिस्तान. ओके, क्या मैं चलूं आगे? नेक्स्ट. यहां तक कोई क्वेश्चन पूछा किसी ने? Excuse me, sir. पूछिए बच्चे. So there was a two-nation theory. This was signed by the Muslim League only. That's why they wanted a separate state that was named as Pakistan, no? Muslim League gave two-nation theory. Clear? और आगे चलते हैं. 2 दिन तक रहे प्रेसिडेंट कौन? सच्चिदानंद सिन्हा. 2 दिन के बाद इलेक्शंस करवाए गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया एज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट. ठीक है जी. और HC मुखर्जी और VT कृष्णमचारी बने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है जी. तो 2 वाइस प्रेसिडेंट बने थे और 1 प्रेसिडेंट बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. इज माय पॉइंट क्लियर? क्या मैं चलूं आगे? कोई क्वेश्चन? अब 3 डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, 9, 11 और 13. 9 को पहली मीटिंग, 11 को प्रेसिडेंट बने और इन्होंने जिम्मेदारी दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि आप बताओ किस रास्ते चलना है क्योंकि आप ही हैं प्रधानमंत्री. उन्होंने कहा हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैं वो डिक्लेयर करूंगा. और तैयार किया, लिखा और पढ़कर सुनाया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ये क्या चीज है कि व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स. हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें किस रास्ते चलना है. क्लियर? 13 दिसंबर 1946 को द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज केप्ट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्या लिखा था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में? रफली वही सब कुछ लिखा था जो आज प्रीएम्बल में है. क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल इज द preamble is the modified version of the historic objectives resolution. ठीक है, which was kept before Constituent Assembly by पंडित जवाहरलाल. क्लियर? कि रफ आइडिया देता हूं आपको. solemnly यानी सोच समझ के हम रिजॉल्व करते हैं कि इंडिया को बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे, सॉवरेन बनाएंगे. ठीक है जी. ओके.
बाकी आप खुद पढ़ना, ये नोट्स हमने आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। ऑल दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल विद यू पीपल। ठीक, ये सारी बातें बस मैंने आपको बताया। जैसे इंटेग्रिटी का वर्ड आ गया, इंटेग्रिटी वर्ड है उसमें, ठीक है जी। और सारी अच्छी अच्छी बातें कि हम वर्ल्ड पीस के लिए काम करेंगे, ब्रदरहुड को, फ्रेटर्निटी को, यूनिटी, इक्वालिटी, सारी प्रियम्बल वाली बातें इसमें थी। और प्रियम्बल इसमें से निकला है, ये प्रियम्बल में से नहीं, प्रियम्बल जो बना है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में से बना है। ओके, और सबने इसको यूनानिमसली अडॉप्ट किया। ये पेपर क्वेश्चन आता है कि यूनानिमसली हुआ, बाय कंसेंसस हुआ या मेजॉरिटी वोट हुआ। ये रेजोल्यूशन यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, कब? 22 जुलाई 1947। ओके, और इसी से बना था प्रियम्बल। ओके, फिर आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये वो समय था जब टू नेशन थ्योरी को मान लिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है जी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से क्या चेंजेस आए? ठीक है, पहला, जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने अपने आप को दूर रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, दे हैड स्टेड अवे फ्रॉम द असेंबली, उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया। 28 अप्रैल 1947 ऐतिहासिक दिन। ठीक है, 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स of the 6 states were part of the assembly. Okay, after the acceptance of Mountbatten Plan, Lord Louis Mountbatten was the last Britisher to become the Governor General of India. Independent India का first Governor General of India Lord Mountbatten। ब्रिटिशर्स का जब राज था, वो जो ब्रिटिश इंडिया था, तब का जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो भी यही था। ओके, और बाद में जब ये इंग्लैंड गए थे आजादी के बाद, तब किसी भारतीय को बना लो तुम गवर्नर ऑफ इंडिया, ये क्या कर गए थे? तो जिस भारतीय को बनाया वो थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्लियर? ओके, द कंसाइंस कीपर ऑफ महात्मा गांधी कहा जाता है उन्हें। क्या कहते हैं? कंसाइंस कीपर ऑफ महात्मा, ये गांधीवादी थे। ओके, और आगे चलते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, first Indian to become the governor of India and last governor of India. Clear? After the model plan, 3 जून 1947 को लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने मॉडल प्लान दिया। उसने कहा अब 2 देश बना लो, इंडिया और पाकिस्तान, और रजवाड़ों की मर्जी है, वो जो दिल में आता है करे, चाहे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर जाए, इंडिया का पार्ट बन जाए, या फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट मुल्क डिक्लेयर करते हैं। क्लियर? फॉर द पार्टीशन ऑफ कंट्री and representatives of most of the princely states took their seats in the constitution. माउंटबेटन ने सभी राजाओं को मनाया कि कोई फायदा नहीं है अलग होने का, इंडिया इंपॉर्टेंट और बड़ा देश होगा, बाद में लड़ोगे, हारोगे, मरोगे, उसके बाद में तुम्हारा एरिया इंडिया के पास ही जाएगा, तो इसे प्यार से इज्जत के साथ इंडिया को ज्वाइन करो। और उनकी बात ज्यादा राजाओं ने मानी, कुछ ने नहीं मानी, तो उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्यार से या गुस्से से मना लिया। समझ में आया? जैसे हैदराबाद, उसको लास्ट में गुस्से में से मना था। जूनागढ़ कूटनीति से मनाया गया, वहां के लोगों को ही राजा के खिलाफ भड़का दिया गया, ये विद्रोह हो गया उसके खिलाफ, वो भाग गया छोड़ के, तो इंडिया के पास आ गया। समझ में आया? साम दाम दंड भेद हर नीति लगाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर ऐसा नहीं बोलते सिक्किम है वो सबसे बाद में मिला इंडिया। सिक्किम पर हमारा इंटरेस्ट नहीं था पहले, वो एसोसिएटेड स्टेट बनाकर बाद में जोड़ा था इंडिया के साथ। पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है ना, उसके बनने की कहानी मैं पार्ट 1 में कराऊंगा आपको, आर्टिकल 1 to 4 जब कराऊंगा। जब मैं आर्टिकल 3 कराऊंगा तो साथ में जोड़े कराता हूँ सिक्किम कहानी, अभी कराऊंगा। क्लियर? पूरे नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर कैसे बना, मेघालय कैसे बना, मिजोरम कैसे, सब कहानी कराऊंगा। क्लियर? ओके, द मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर्ड द असेंबली। ठीक है, असेंबली में कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी आ गए। क्लियर? माउंटबेटन प्लान का ये प्रभाव पड़ा। ये वो समय था जब कंफ्यूजन में थे मुस्लिम लीग के नेता, क्या किया जाए। ओके, अब
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, जिसके द्वारा भारत पूरी तरह से पूर्णतः आजाद हुआ था। ठीक है, थ्री मेजर चेंजेस क्या थे? पहला, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने भारत को बना दिया फुल्ली सॉवरेन। ठीक है जी, विच कुड फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पिछले कॉन्स्टिट्यूशन जैसे लॉज जितने भी थे उनको एब्रोगेट करने की, उनको ऑल्टर करने की पूरी पावर देती। ठीक है, एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। क्लियर कि इससे पहले वाले लॉज को आप खत्म कर सकते हो और भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिख सकते हो, बना सकते हो। और दूसरा, यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक तो दिया कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और एक दिया लेजिस्लेटिव पावर, अब लॉज भी बना सकते हो। Two separate functions were assigned to the assembly. पहला, making of the constitution and enacting ordinary laws. That is constituent function and legislative function. Okay, और these two tasks were to be performed on separate days. जिसे लॉ मेकिंग करोगे उसे लॉ मेकिंग करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग नहीं करोगे, और जिसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करोगे उसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करोगे। Thus, the assembly became the first parliament of free India. तो फ्री इंडिया की पहली पार्लियामेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही थी ऑफ फ्री इंडिया। देन व्हेनेवर द असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी, इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड व्हेन इट मेट एज द लेजिस्लेटिव बॉडी, इट वाज चेयर्ड बाय गणेश वासुदेव मावलंकर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही बॉडी के दो प्रधान। जब तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बारी आती है तब प्रधान की कुर्सी पर बैठता था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर जब पार्लियामेंट की तरह काम करती थी गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। क्लियर? ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं होती है। ठीक है जी, और these two functions continued till 26 नवंबर 1949। अगर आप प्रियम्बल को ध्यान से देखते हैं तो उसमें आखिरी में डेट है, This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So constitution was adopted and enacted on this date. Clear? So when the task of making the constitution was over, और क्या हुआ? जो मुस्लिम लीग की कहानी है यहाँ। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद मुस्लिम लीग, देखिए याद रखना, माउंट बैटन प्लान से अंदर आई थी मुस्लिम लीग और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद बाहर चली गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के जो नेता थे उन्होंने क्या किया? विथड्रॉ कर लिया। ठीक है, विथड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, और स्ट्रेंथ 389 से कम होकर रह गई 299। ओके, चले आगे। नेक्स्ट, ये 389 की स्ट्रेंथ जब हम कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में इलेक्शंस करवाकर जब हमने बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन तब थी 389। अब मुस्लिम लीग बाहर हो गई तो रह गए 299 मेंबर्स। और आगे चलते हैं। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोविंसेस फॉर ब्रिटिश प्रोविंसेस वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 296 टू 229 एंड दोज ऑफ द प्रिंसी स्टेट्स फ्रॉम 93 टू 70। The state-wise membership of the assembly was on, ये आप इस टेबल पे मैं आगे दिखाने वाला हूँ, ये दिखाई देता है आपको। वेट, ये स्टेट वाइज, ओके, कि मद्रास के 49 मेंबर्स थे, बॉम्बे 21, वेस्ट बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस को आज हम यूपी बोलते हैं। ठीक है जी, ईस्ट पंजाब जो आज का पंजाब है, ठीक है, बिहार, सीपी एंड बिहार ये आज का मध्य प्रदेश है, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश है, असम, उड़ीसा, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ ये राजस्थान का एरिया है, कुर्ग भी। ठीक है, और ये है प्रिंसी स्टेट्स, अगर बड़ौदा, सब ये सीटें थी। मैसूर आज का कर्नाटका है, त्रावणकोर केरला में है। ठीक है, यूपी स्टेट की सिर्फ एक ही थी क्या जी? यूपी की सिर्फ एक ही जो स्टेट थी, यूपी स्टेट को बनी। हाँ, इतने बड़े स्टेट थी, यूनाइटेड प्रोविंस था वो। क्लियर जी? 55 है।
चले आगे नेक्स्ट। और धर्म के हिसाब से अगर हम करें तो इतने कांग्रेस के, इतने मुस्लिम लीग के, यूनिस्ट मुस्लिम्स, कृषक प्रजामंडल, सिख कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू मुस्लिम, SC ST बैकवर्ड ट्राइब्स, सिख और एंग्लो इंडियंस। इज माय पॉइंट क्लियर? चले आगे नेक्स्ट। फिर वहां जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टेबल दिखाने के चक्कर में हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। ये रहा, ये हम कर चुके हैं। ओके हम यहां थे। Okay, this we have studied. ये सब मैं करूंगा। अब हम यहां पर इसे काम करें, ये भी हो चुका है। This all we have done. इंडिपेंडेंस एक्ट से क्या चीजें आई थी। अब हम यहां पर है अदर फंक्शंस परफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए, ठीक है, वो करने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अलावा और क्या क्या काम किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है जी। सबसे पहले ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला, रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ। ठीक है जी। क्या है कॉमनवेल्थ? जिन देशों पर 52 कंट्रीज पर राज कर रहा था ब्रिटेन, जिनको आजाद कर दिया ब्रिटेन ने, तो ये सभी देश मिलकर क्या बन गए? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, जो आज भी सिंबॉलिकली ब्रिटिश क्राउन को ही अपना हेड मानते हैं। क्लियर? कॉमनवेल्थ इन May 1949। और आगे चलते हैं। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। ये इंपॉर्टेंट डेट है कि तिरंगे को नेशनल फ्लैग के रूप में कब माना? 22 जुलाई। नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1980। ठीक है। नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी, विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, वंदे मातरम। किसने कंपोज किया? बंकिम चंद्र चटर्जी। हु कंपोज द नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी। नेक्स्ट, और आगे चलते हैं हम। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो चुनाव हुआ, उसमें पार्लियामेंट के जो मेंबर से वोटिंग करनी होती है, तो एमपी का काम किसे संभाला? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव। क्लियर? ओके। देन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 11 सेशंस। जैसे सेशन ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एक साल में 3 होते हैं। टोटल कितने सेशन हुए? 11 ओवर 2 इयर्स। 2 साल 11 महीने 18 दिन। याद रख लो, 2 साल लगे, 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और 64 लाख का खर्चा आया। 64 लाख रुपीस वर स्पेंट। 64 लाख। ठीक है जी। देन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर्ड फॉर 114 डेज। जब पूरा ड्राफ्ट कच्चा चिट्ठा तैयार हो गया, तो उसके ऊपर 114 दिनों तक डिबेट डिस्कशन उसे कंसीडर किया गया था, और टोटल खर्चा 64 लाख का आया था। इज माय पॉइंट क्लियर? एनी क्वेश्चन? I have a basic question. हाँ। So that some political parties, leaders, and some social persons raise questions about the national anthem.
that kid has some inserted words which is not जैसे उसमें कुछ विधाता वर्ड है, it's really exist or not. सिद्ध वर्ड है, जो कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसके ऊपर डिबेट चल रहा है. देयर हैज टू बी एन अमेंडमेंट इन द नेशनल एंथम. भारत भाग्य विधाता. ठीक है, क्या विधाता जैसी कोई चीज होती है? गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं? आर्टिकल 25 अलाउ करता है इंडियंस को नॉट टू बिलीव इन गॉड. दो बहुत बड़े बड़े रिलीजन्स हमारे भारत देश में हुए हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म, जो साफ कहते हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. जैन धर्म भी ये कहता है, वो सिर्फ अच्छे कर्म की बात करते हैं. क्लियर? ओके. तो ऐसे में विधाता वर्ड जिस सॉन्ग में हो, उस सॉन्ग को नेशनल से बनाना कहां तक सही है? पहला तो ये. दूसरा, सिद्ध मराठा, ये वर्ड यूज हुआ है. अब क्या सिद्ध आज भी भारत का हिस्सा है? सिद्ध आज की डेट में पाकिस्तान का हिस्सा है. तो क्या किसी फॉरेन लैंड को हम अपने नेशनल में जगह दें, ये सही है? आंसर नहीं है. मगर फिर भी इसकी गरिमा को जिंदा रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि इसको ऑल्टर ना किया जाए. Yes, it has some cultural and some historical importance. Okay, ये जवाब है. Next, yes, there was a litigation on this point. On this point raise किए गए थे. Compulsory singing of national anthem केस आप लिखिए गूगल पर तो आपको क्लियर आ जाएगा. साउथ इंडिया में कई ऐसे एक स्कूल में जहां कुछ बच्चों ने साफ मना कर दिया, हम नेशनल एंथम नहीं गाएंगे, इसमें गॉड वर्ड आ रहा है. ठीक है, किसी और गॉड के बारे में बात करना भी हमारे लिए अलाउड नहीं है हमारे धर्म में, तो उनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया. तो कैन अ पर्सन बी कंपेल्ड टू सिंग नेशनल एंथम? आंसर इज नो. लेकिन कैन यू शो डिसरिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम? नो. ठीक है, यू हैव टू स्टैंड. फिर ये भी बात उठी थी कि क्या मूवी हॉल, सिनेमा हॉल्स में जहां पर नेशनल एंथम प्ले किया जाता है मूवी से पहले, क्या वो सही है? जब एक आदमी एंजॉय करने गया हुआ वहां पर, कुछ लोग शायद ड्रिंक करके भी मूवी देखने बैठ जाते हैं, उनको अधिकार है ये करने का, तो ऐसे में मजबूर किया जाए और तुम खड़े हो जाओ, ठीक, क्या किया जा सकता है? आंसर इज यस, किया जा सकता है. क्या स्क्रीन पर नेशनल फ्लैग डिस्प्ले किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है. ठीक है. क्या सिंग करने का कंपल्सरी कर सकते हैं? नो, यू डोंट कंपल. ओके, लेकिन खड़ा होना पड़ेगा. ओके. देन और 24 जैन 1950 को हुआ था फाइनल सेशन. ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, यानी कि इफेक्ट में आया, इफेक्चुअल हुआ. ठीक है, इफेक्टिव हुआ. कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी. क्यों? क्योंकि इससे 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को हमने सेलिब्रेट किया था. क्या सेलिब्रेट किया? पूर्ण स्वराज दिवस. ठीक है जी. ओके. और आगे चलते कभी पूर्ण स्वराज दिवस की कंप्लीट कहानी आपको फिर कभी मैं सुनाऊंगा. ठीक है जी. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पूर्ण स्वराज दिवस की, उसको कम से कम 20 चीजों के साथ जोड़ के मैं कराऊंगा. ओके. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसके लिए कई कमिटीज का गठन हुआ. ठीक है, और देयर सो मेनी 22 कमिटीज वर मेड, जिसमें कुछ मेजर कमिटीज, माइनर कमिटीज थी. ये है मेजर कमिटीज. ठीक है जी, देख रहे हैं आप, ये इनके नाम है. और 8 मेजर और ये है माइनर कमिटीज 13. ठीक है, और फिर बनी उसके बाद ड्राफ्टिंग कमिटी. ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमिटी में 7 मेंबर्स थे. ठीक है, हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ठीक है जी. कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को बनी है ड्राफ्टिंग कमिटी. ओके, चले आगे. और इसका काम था सभी कमिटीज की रिपोर्ट से लेकर संविधान को प्रॉपरली लिखना, ड्राफ्ट करना. इसमें 7 मेंबर्स थे. 7 मेंबर्स. क्लियर? और आगे चलते हैं. ये 7 मेंबर्स के नाम आपको दिखा रहा हूं. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. ओके. N. गोपाल, और एक मेंबर ऐसे जो चेंज हुए. ठीक है,
एन माधव राव इल हेल्थ की वजह से उनको रिप्लेस किया बीएल मित्तल ने, और टीटी कृष्णचारी की डेथ हो गई थी और ही रिप्लेस्ड, सॉरी डीपी खेतान की डेथ हुई थी, रिप्लेस्ड बाय टीटी कृष्णचारी। ओके, और फिर इन्होंने जो ड्राफ्ट किया उसको 114 दिनों तक कंसीडर किया गया था। ओके, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेम कुमार रायजादा की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, उन्हें चुना गया था अपनी हैंडराइटिंग में इसको लिखने के लिए। ठीक है जी, which was published in February 1948. The people of India were given 8 months to discuss. लोगों को 8 महीने दिए गए इसको डिस्कस करने के लिए, और कोई कमी पेशी लगती है, कुछ अमेंडमेंट चाहते हो तो सजेस्ट करो। ठीक है जी, to propose the amendments if anybody can give any amendment proposal। ठीक है जी, और फिर पब्लिक के कमेंट्स आने शुरू हुए। ठीक है, हर किसी ने अपना दिमाग लगाया, कई प्रकार के क्रिटिसिज्म्स भी आए और सजेशंस भी आए। ओके, इन सबको देखा गया। ठीक है, द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर्ड अ सेकंड ड्राफ्ट व्हिच वाज पब्लिश्ड। ओके, एंड देन 141 days, drafting took less than 6 months to prepare its draft. In all it sat only for 141 days। क्लियर? और फिर संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट कमिंग ओवर टू इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइनली 4 नवंबर 1948 को हुई फर्स्ट रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है जी, और फिर हुई फर्स्ट रीडिंग यानी इंट्रोडक्शन स्टेज, पढ़ के सुनाना। ओके, फिर हुआ जनरल डिस्कशन फॉर 5 days। क्लियर? फिर हुई सेकंड रीडिंग। असली डिबेट और डिस्कशन सेकंड रीडिंग में होता रहा कि फर्स्ट में। ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन। ठीक है जी, और ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 सबसे लंबा टाइम का ये था। इस बात से वोटिंग होती है सिर्फ। ओके, 7653 amendments were proposed. 2473 were actually discussed in the Constituent Assembly। Clear? और फिर समय आया फाइनल स्टेज, the third reading। 14 नवंबर 1949 Dr. B.R. Ambedkar moved a motion the Constitution as settled by the Assembly be passed। कि अब संविधान को पास समझा जाए। ठीक है जी, then the motion on draft constitution was declared as passed on 26 November 1949। ठीक है, इसको साइन किया बाकी लोगों ने। ठीक है, 284 were actually present on that day and signed the constitution। Clear? Then, or this is the date mentioned in the preamble, 26 November 1949, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ और इनैक्ट हुआ। अडॉप्ट कब हुआ, इनैक्ट किया हुआ, कौन सी डेट? 26 नवंबर 1949। ओके, नेक्स्ट, कितने आर्टिकल्स वाला संविधान लागू हुआ? संविधान में आर्टिकल्स थे 395, 8 शेड्यूल्स एंड यहां से पार्ट्स नहीं लिखे हैं। हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर? कितने पार्ट्स थे? हाउ मेनी पार्ट्स? 22 पार्ट्स। अब कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स। क्लियर? और अब स्केड्यूल्स कितने हैं? 12 स्केड्यूल्स आर देयर। ओके, और अब आर्टिकल्स कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 450। चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं। पार्ट्स 25। अब
जो पहले लॉ मिनिस्टर बनाया, किसको बनाया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया। किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि उनके डिफरेंसेस थे नेहरू के साथ। नेहरू ने 4 लोगों को मंत्री बनाया अपने मंत्रिमंडल में, और 4 ऐसे लोग थे, कईयों को बनाया, उनमें 4 ऐसे थे जो कि कांग्रेस के नहीं थे। और शायद नेहरू ही इकलौते वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सिर्फ कैलिबर देखा, ना कि राजनीति देखी। क्या आज के प्रधानमंत्री, आज के राजनेता सोच भी सकते हैं ऑपोजिशन में से किसी को अपने मंत्रिमंडल में लेने का? आंसर नो। समझ में आया? तो ये एक अच्छी बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि को बहुत धूमिल किया गया है, राजनीति हुई है। उनकी पर्सनल लाइफ की कुछ फोटोज को निकालकर या जैसे मर्जी कोशिश करके लॉर्ड लुई माउंटबेटन की जो वाइफ थी, लेडी माउंटबेटन के साथ उनके रिलेशंस को लेकर, ठीक है, इस तरह की बातों को लेकर उनकी छवि को काफी धूमिल करने की कोशिश की गई है। लेकिन वो फिर भी भारत देश के लिए एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। ठीक है जी। ये जो चंडीगढ़ शहर है, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का गिफ्ट है इंडियंस को। उनका सपना था, क्योंकि उनके दोस्त और उनका बहुत रिलेशन था फ्रांस के लोगों के साथ, तो फ्रेंच आर्किटेक्चर से काफी प्रभावित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी कारण से उन्होंने कहा वैसा फ्रांस मैं भारत में देखना चाहता हूँ। एक शहर वो मेरे सपनों का शहर, जैसा जहां जाकर मुझे खुशी मिलती है। मैं फ्रांस घूमने जाता हूँ, फ्रांस की आर्किटेक्चर इतना जबरदस्त है, क्यों वैसा आर्किटेक्चर भारत में नहीं आ सकता? तो फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजिए को बनाया गया, समझ में आया? और फ्रेंच तरीके से बनाया गया चंडीगढ़। ओके, और आगे चलते हैं। Did the law minister part into the draft constitution in the assembly? He took a very prominent part in the deliberations of the assembly. Okay, and he was known as the logical force and persuasive arguments on the floor, father of the constitution. ये important question यहाँ से बनता है। B.R. Ambedkar को कहा जाता है father of the constitution. He was a brilliant writer. He was a constitutional expert, undisputed leader of the scheduled caste, and the chief architect of the constitution. इसी कारण से उनको इज्जत देते हुए हम उन्हें कहते हैं मॉडर्न। Is that point clear? ठीक है जी। नेक्स्ट, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने अगले सेशन को यहां से शुरू करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आप याद रखिएगा। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 61 से हम स्टार्ट करेंगे। मैं सेशन को यहाँ एंड करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। यू आर मोस्ट वेलकम।